नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन परिवार में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारी कोचिंग क्लासेस का एक ऐप है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम से। आप प्ले स्टोर पर जाकर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे रखी है, आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। जिसमें BAMS के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के प्रॉपर कोर्सेज बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। जिसमें आपको CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस, उनकी ट्रिक्स, हैंड रिटन नोट्स और सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। आप ज़रूर एक बार ऐप पर विजिट करें और उसके स्टोर सेक्शन में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हम BAMS के फर्स्ट ईयर कोर्स को देखते हैं, इसे ओपन करते ही आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे। ज़्यादा फीचर्स की जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी है जिसमें आपको सारे फीचर्स के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आइए अब इसके कंटेंट को देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी BAMS फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आप कंटेंट को देख सकते हैं, सब्जेक्टिव लेक्चर्स एक प्रॉपर सीरीज़ में अवेलेबल है। जैसा कि हम क्रिया शरीर के लेक्चर्स को देखते हैं, सारे वीडियोस, उनके प्रॉपर नोट्स सारे सीक्वेंस से अवेलेबल हैं। वैसे तो हमारे डेमो वीडियोस और नोट्स ऐप पर अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा भी यदि आप कंप्लीट कोर्स का ट्रायल लेना चाहते हैं तो वो भी ऐप पर अवेलेबल है। उसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये है और ड्यूरेशन 72 घंटे यानी कि 3 दिन का रहेगा। यदि आप ट्रायल कोर्स को देखने के बाद कंप्लीट कोर्स को परचेज़ करते हैं तो ट्रायल कोर्स की फ़ीस को कंप्लीट कोर्स की फ़ीस से डिडक्ट करके आपसे बाकी की फ़ीस ली जाएगी। यदि आप हमारी कोचिंग क्लासेस के रेफरल कोड प्रोग्राम या फिर हमारी कोर्सेज़ के एक्स्ट्रा डिस्काउंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर आप उसके बारे में भी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रेफरल कोड प्रोग्राम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट से रिलेटेड भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है तो आपको 2 नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। आप उन 2 नंबर पर कभी भी कॉल करके कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। 6 लक्षणों के साथ, ठीक है। अब उसके बाद की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे लेकिन मिस हो गए थे या हमें लगा कि एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको प्लीज़ मिस आउट मत करिएगा। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस की बात की थी एंड आई होप आपने वो क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। अगर उनमें से कोई पार्ट आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, जिसका मेंशन अभी तक नहीं किया गया है ना, तो उसके लिए परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आगे धीरे धीरे आएंगी। जैसे लास्ट वाला जो पार्ट था उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें दोषों की क्षय वृद्धि लक्षण और कारण पूछे थे, है ना। तो अब भाई कारण तो हमने आपको प्रॉपरली समझाया था लास्ट क्लास में कि कैसे करना है। दोषों के क्षय वृद्धि लक्षण आपको सिर्फ वात दोष के पता है अभी तो वेट कर लीजिए। पित्त के साथ हम पित्त के क्षय वृद्धि लक्षण और कफ के साथ कफ के क्षय वृद्धि लक्षणों को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में जो हम शुरू करेंगे, आज हम पित्त दोष स्टार्ट करेंगे। पित्त को भी हम वात के पैटर्न से ही पढ़ेंगे। कैसे कि पहले हमारे पास रहेगा अपना ये पित्त के जनरल फंक्शंस, जनरल प्रॉपर्टीज़ और जनरल लोकेशंस और जनरल इंट्रोडक्शन पित्त का। उसके बाद हम पित्त के सब टाइप्स पढ़ेंगे, 5 सब टाइप्स, और उसके बाद हम पित्त के क्षय वृद्धि लक्षण देखेंगे, ठीक है। क्षय वृद्धि लक्षणों के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए जो आपको यूज़फुल होगा। वेट फॉर दैट कि वो पॉइंट क्या है, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। चलिए, पित्त दोष की अगर हम बात करें तो वात, पित्त, कफ। पित्त, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले या शुरू करने से पहले एक बार हम लोग जनरली बात कर लेते हैं कि पित्त क्या होता है। बॉडी में केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस, एनर्जी, हीट, कोई भी चीज़ जो केमिकल से रिलेटेड हो या हीट या एनर्जी से रिलेटेड हो, वो सब किस के अंतर्गत आएगी, किस कैटेगरी में आएगी? पित्त के कैटेगरी में आएगी, ठीक है। पित्त क्या है हमारे शरीर में? तो पित्त एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस है, ठीक है, द्रव्य कहते हैं इनको, है ना। वात के लिए तो जब अपन दोष पढ़ रहे थे, है ना, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास आई गेस, मौलिक सिद्धांत के टाइम पे,
तो हमने कहा था कि जो वात पित्त कफ में पित्त और कफ हैं उनको द्रव्य की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ये द्रव्य हैं। तो पित्त एक ग्रुप ऑफ द्रव्य है ना, कई सारे द्रव्य बेसिकली होते हैं जिनमें पित्त प्रेजेंट होता है ना। तो एक कैटेगरी है पूरी सब्सटेंसेस की जिनको हम पित्त कह देते हैं क्योंकि उनमें पित्त प्रेजेंट होता है ना। पित्त फिर हमें दिखेगा नहीं वैसा, ओके। तो जहाँ पर हम वात की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को, कि भाई वात दिखेगा नहीं हमें, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी लेकिन उसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वो दिखाई नहीं देता, केवल उसके गुणों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष होता है, सॉरी उसके कर्मों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष होता है। लेकिन पित्त के साथ वैसा नहीं है, पित्त एक द्रव्य है और पित्त की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग बात है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है, ओके। ये बात हो गई पित्त की। पित्त क्या है? पित्त शरीर में रिएक्शंस जो भी हो रहे हैं, एक चीज़ तो एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी रिएक्शन, अच्छा डाइजेशन भी रिएक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन भी रिएक्शन है। जब हम कोई चीज़ परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आँखों में क्या हो रहा है कि रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना। तो बॉडी में सेलुलर लेवल से लेकर के डाइजेशन और ये सब चीज़ें जहाँ पर भी है ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब सेल के लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब कि ऑर्गन लेवल पे, है ना, डाइजेशन हो रहा है, लिवर में रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी रिएक्शंस बॉडी में है वो कौन है? पित्त है। वहाँ पे प्रेजेंस किसका है? पित्त का है, ठीक है। दूसरी चीज़, पित्त जो होता है या अग्नि जो होती है, इसको अग्नि से सिमिलर कई जगह पर कहा गया है, लेकिन वहाँ पर भी एक स्पेशल पॉइंट हम आगे देखेंगे कि पित्त और अग्नि सेम नहीं होते हैं, है ना। तो जो भी बॉडी में रिएक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, कोई भी चीज़ जहाँ पर हमें केमिस्ट्री बेसिकली इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर हमें सीधे अपने आप ही पित्त की प्रेजेंस को काउंटर कर लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि पित्त संपूर्ण शरीर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हर जगह पर पित्त या अग्नि जो है वो प्रेजेंट होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल स्तर तक, ठीक है। ये जनरल बात हो गई। अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं पित्त की। पित्त दोष शरीर में तेज का प्रतिनिधित्व करता है। पित्त दोष की जब हमने बात की थी और पंच महाभूत के साथ उसका रिलेशन देखा था, तो उसका रिलेशन क्या था कि ये तेज महाभूत की प्रधानता से बना है। तो जिस प्रकार शरीर जो सृष्टि है उसमें सूर्य तेज का जो है प्रतिनिधि है या उसको रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार शरीर में या उसको देने वाला होता है। तेज पूरी सृष्टि में किसके कारण है? सूर्य के कारण है। वैसे ही शरीर में सूर्य के सादृश कौन है? पित्त दोष है, और पित्त शरीर में तेज का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। संपूर्ण शरीर में सूक्ष्म से लेकर स्थूल स्तर तक तथा अवयवों में ऊर्जा, पाचन, रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, रूपांतर तथा प्रभा। प्रभा इज शाइन काइंड ऑफ कह लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका फेस जो होता है, जिनकी ऑरा जो होता है, सिर्फ फेस नहीं, है ना। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि हम कॉम्प्लेक्शन की बात करें कि फेयर कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन, नहीं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी, उनका ऑरा इतनी अट्रैक्टिव होती है ना, ऐसा लगता है दे आर शाइनिंग, है ना, नॉट इन द लिटरल सेंस कि भाई बल्ब जल रहा है, नहीं, पर बाय देयर वर्क, बाय देयर पर्सनैलिटी, बाय द वे दे टॉक, बाय द वे दे लुक, है ना, उन तो वो होती है प्रभा, है ना। तो प्रभा, दर्शन, मेधा, धृति, धी और धृति मन के फंक्शंस हैं, ये बताऊंगे, है ना। शौर्य, भय आदि मानस गुणों का कारण होती है, ठीक है। तो दर्शन तक ठीक है, तथा मेधा, धी, धृति, मेधा इंटेलिजेंस, ठीक है। धी और धृति और स्मृति, स्मृति का मतलब होता है स्मरण शक्ति। धी और मेधा का मतलब है कि ओवरऑल एक शार्प इंटेलिजेंट माइंड होना, ठीक है। धी और धृति होते हैं कि आप धैर्य, और धैर्य का मतलब भी वैसा नहीं, चीज़ें लर्न जब हम करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो आप उसे कितना जल्दी ग्रास्प कर रहे हैं और कितना देर तक आप उसको रिटेन कर पा रहे हैं, ये स्मृति वाली। रिटेन करना इज स्मृति, जल्दी से ग्रास्प करना, और उसके बाद आप उसे एनालाइज कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। आप वो चीज़ों को, एनालिटिकल ब्रेन आपका कैसा है, तो कितना जल्दी आप याद करते हैं और कितना अच्छा आपका एनालिटिकल ब्रेन है, ये धी धृति वाली बात हो गई। स्मृति मतलब कि आपको कितना याद रहता है, रिमेम्बरेंस आपका कैसा है। उसके बाद है शौर्य, भय आदि मानस गुणों का कारण होता है। कौन होता है? पित्त होता है, ठीक है।
उसके बाद पित्त दोष पाचन का कार्य करता है, वही अग्नि को भी पाचन करता कहा गया है। पित्त दोष में अभी हमने जब देखा, हमने बात की तो हमने कहा कि पित्त दोष जो है वो पाचन का कार्य करता है, लेकिन हम ये भी कहते हैं हर जगह की अग्नि जो है जठराग्नि शरीर में पाचन करती है, फिर और टाइप की अग्नियाँ हैं वो दूसरी चीज़ों का जो पाचन वाला कार्य होता है उसको करते हैं। तो यद्यपि कई स्थानों पर इन्हें एक ही कहा गया है। कौन से हैं ये कई स्थान? तो आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले पित्त का वर्गीकरण किया है, ठीक है, और उन्होंने ही पित्त का जब वर्गीकरण किया है तो उन्होंने पाचक पित्त ना लिख करके पाचक अग्नि लिखा है, भ्राजक अग्नि लिखा है ना। तो उन्होंने पित्त की जगह पर अग्नि एज ए सिनोनिम यूज़ कर दिया है। तो यद्यपि ऐसे इस प्रकार से कई स्थानों पर इन्हें एक ही कहा गया है, जैसे सुश्रुत संहिता में, तथापि पृथकत्व को भी सभी स्थानों पर स्पष्ट किया गया है, ठीक है। भले सुश्रुताचार्य ने इसको क्या बोलते हैं, पित्त की जगह पर अग्नि वर्ड यूज़ कर दिया हो, लेकिन उन्होंने ही आगे पित्त और अग्नि के डिफरेंस को भी स्पष्ट किया, उनके पृथकत्व को भी स्पष्ट किया है, ठीक है। In brief, Agni and Pitta are two different substances, but they have affinity for each other, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके बीच में एक दूसरे के लिए एफिनिटी प्रेजेंट होती है। ये दोनों अलग हैं, पृथक हैं, लेकिन इनके बीच में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, लगाव होता है, ये जिसके कारण इनको एक कहा गया है। क्या डिफरेंस होता है ये भी देखेंगे, और क्यों लगाव होता है या एफिनिटी होती है या आकर्षण होता है वो भी देखेंगे। पित्त और अग्नि का डिफरेंस, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आना बहुत प्रोबेबल है ना, कि भाई पित्त और अग्नि के बीच में डिफरेंस बताओ, समझाओ, है ना, और उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें भी समझाओ। तो पित्त और अग्नि की सिमिलैरिटीज़ देख ली हमने, अब उनका डिफरेंस देखते हैं। पित्त उष्ण विस्त्र आदि गुण युक्त है, युक्त द्रव्य है। पित्त, अभी हमने शुरू में बोला था ना कि पित्त क्या है, द्रव्य है, उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो पित्त उष्ण विस्त्र आदि गुण युक्त द्रव्य है, जबकि अग्नि क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है ना। बेसिकली क्या बोल रहा है, ये मैटर है और ये एनर्जी है। उसके बाद है पित्त शमन हेतु घी सर्वोत्तम माना गया है। पित्त का जब आप अष्टांग हृदय में पढ़ते हैं कि सर्वोत्तम शमन द्रव्य क्या है या शमन औषधि क्या है और शोधन किस तरीके से किया जाता है, तो उसमें आता है कि पित्त के लिए घी जो है वो सर्वोत्तम होता है शमन करने के लिए। लेकिन वहीं पर यदि अग्नि में घी डालो तो वो प्रज्वलित और प्रदीप्त हो जाती है ना। तो जहाँ पर एक तरफ घी जो है वो पित्त को कम कर रहा है, उसका शमन कर रहा है, वहीं घी अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। भेड़ के दूध तथा मांस से पित्त बढ़ता है, लेकिन भेड़ के दूध तथा मांस से अग्नि मंद होती है, ठीक है। ये भी आप अष्टांग हृदय में देखेंगे जब आप मांस और दूध के गुण देखेंगे। उसके बाद है दिन में सोने पर पित्त की वृद्धि होती है, ठीक है। दिन में सोने पर पित्त की वृद्धि होती है, ये एक कर्म है जिससे पित्त की वृद्धि हो रही है ना, कर्म सामान्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है दिन में सोने से अग्नि मंद होती है, ठीक है। जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनमें डाइजेशन सही से नहीं हुआ होता है ना, तो उनको कहा जाता है कि उनके लिए दिन में सोना थोड़ा सा उचित होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि दिन में सोने से पित्त की वृद्धि हो जाएगी, पित्त की वृद्धि होने से डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन दिन में ज़्यादा सोने से ये भी कहा जाता है कि भाई फिर इंडाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने भी लगती हैं, है ना, इंडाइजेशन होने भी लगता है। क्यों? क्योंकि अग्नि जो है वो मंद हो जाती है, ठीक है। ये अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, है ना, इसलिए ये दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। दोनों एंटागोनिस्टिक चीज़ें हैं लेकिन वर्क कर रही हैं, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के पाथवेज अलग अलग होते हैं, है ना, प्रोसेसेस अलग अलग होती हैं। आपको क्या याद रखना है कि दिन में सोने से पित्त में वृद्धि होती है, लेकिन दिन में सोने पर अग्नि मंद होती है, ठीक है। उसके बाद है पाचन पित्त का मुख्य कार्य है, परंतु इसके अतिरिक्त ये दर्शन, बल, वर्ण प्रदान करना आदि अनेक कार्य करता है। लेकिन अग्नि का मुख्य एवं एकमात्र कार्य क्या है, पाचन करना। अब वो पाचन किसी भी लेवल पर हो सकता है, ये नहीं बोलेगा कोई कि तो धातु फॉर्मेशन भी तो अग्नि का कार्य है, नहीं, वो भी पाचन की ही क्रिया है ना। धातु अग्नि भी धातु पाक करती है ना, वो भी पाचन की ही क्रिया है।
तो अग्नि का एकमात्र मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में पाचन करना। अतः भले ही पित्त तथा अग्नि में संबंध, तो 5 डिफरेंसेस अपन ने देख लिए कि क्यों ये अलग अलग होते हैं। सिमिलैरिटीज़ भी अपन ने देखी थी। तो अतः भले ही पित्त तथा अग्नि में समानताएं हों, परंतु ये दोनों ही पृथक पृथक माने गए हैं। और क्यों पृथक हैं? माने भी गए हैं और हैं भी, है ना। और उसका रीज़न भी हमने बता दिया। ये तो हो गया अपना भाई इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि पित्त क्या है, और दूसरी चीज़ पित्त और अग्नि में क्या समानताएं हैं और पित्त और अग्नि में क्या डिफरेंसेस हैं। अब किसी को भी पित्त और अग्नि में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब हम सब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें किसी को ये नहीं होना चाहिए कि भाई अग्नि क्यों लिखा हुआ है ना। वो सुश्रुताचार्य ने ही आके उसको क्लैरिफाई किया है। अब वही अपन स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो हेडिंग्स होती हैं वो फिक्स होती हैं। सबसे पहले व्युत्पत्ति की बात करेंगे, एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन। तप संतापे, तप संतापे धातु से पित्त शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इस धातु में त के स्थान पर इत प्रत्यय करने से पित्त शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, तप संतापे धातु प्लस इत प्रत्यय में क्या होता है, जो त है ना उसकी जगह पर इत प्रत्यय करने से पित्त शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, ये जो लॉजिक्स हैं या जो रूल्स हैं वो आपके संस्कृत के पार्ट हैं, वो वहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो तप संतापे धातु में इत प्रत्यय करने से पित्त शब्द सिद्ध होगा, ये उसकी व्युत्पत्ति हो गई। अब निरुक्ति। तप संतापे का अर्थ होता है ऊष्णिमा उत्पन्न करना, दहन करना अथवा परिवर्तन लाना। ठीक है, हमने पिछले जब वाद की भी निरुक्ति हम देख रहे थे तो हमने इस चीज़ को देखा था कि भाई जो भी निरुक्ति होती है, निरुक्ति में जब हम पढ़ते हैं और निरुक्ति से जो धातु से जो अर्थ ग्रहण होते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा जो जिस पदार्थ का वो नाम है, जिस पदार्थ की जिस शब्द की निरुक्ति कर रहे हैं उस पदार्थ के लक्षणों के बारे में हमें बताते हैं, है ना। उसके कर्म, उसके गुण के बारे में हमें काफ़ी जानकारी निरुक्ति से प्राप्त हो जाती है। वैसे ही अपन को पित्त के बारे में भी पता चलेगा कि तप संतापे जो धातु है जिससे पित्त शब्द बना है, क्यों उससे पित्त शब्द बना है? क्योंकि तप संतापे धातु का अर्थ होता है ऊष्णिमा उत्पन्न करना। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करना या दहन करना, जलाना, है ना, या परिवर्तन लाना। दहन करने को अपन पाचन करना भी समझ सकते हैं, पकाना, दहन करना, पकाना, ऊष्णिमा उत्पन्न करना अथवा परिवर्तन लाना। अतः पित्त शब्द से ग्रहण अर्थ जो शरीर में उष्णता उत्पन्न करे अथवा जो परिवर्तन का कारण है वह पित्त है। परिवर्तन, पाचन कुछ डिफरेंट होता है क्या? पाचन भी एक टाइप का परिवर्तन ही तो है, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है ना। तो जो शरीर में उष्णता उत्पन्न करे अथवा जो परिवर्तन का कारण है वह पित्त है। उसके बाद पर्याय अग्नि, मायु इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि यूज़ हुआ है पर अपन इन जनरल नहीं जानते हैं शब्द को। उसके बाद है कॉम्पोजिशन या पंचभौतिकत्व। यद्यपि पित्त पंचभौतिक है, ठीक है, पित्त क्या है? पंचभौतिक है। सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, अर्थात पंच महाभूत के विकार समुदाय से ही उत्पन्न है, तथापि इसमें तेज महाभूत की प्रधानता होती है और तेज महाभूत की प्रधानता होने से यह तेजस गुणयुक्त होता है। ठीक है, इसीलिए जब हमने शुरू में बोला था कि पित्त जो है वो शरीर में तेज का प्रतिनिधित्व करता है और इसी कारण से इसको सूर्य के सादृश भी माना जाता है। जब हम लोग पुरुष साम्य पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि पित्त जो है वो सूर्य के जैसा होता है, या शरीर में सूर्य का सूक्ष्म प्रतिनिधि है ना। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें तेज महाभूत की, अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है और ये तेजस गुणयुक्त होता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि हम आगे पढ़ने वाले थे लेकिन यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, बाद में भी हम इसको प्रॉपरली पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे और वैसा, लेकिन सुन लीजिए इसको भी क्योंकि ये पूरा पित्त चैप्टर पढ़ने के लिए कई बार ये चीज़ सामने आएगी, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोषों की जब हम बात करेंगे, स्पेसिफिकली पित्त दोष जब आप बुक में कहीं पर रीड करेंगे तो आपको 2 शब्द मिलेंगे, साम और निराम। ठीक है, तो निराम पित्त के लक्षण हैं, निराम पित्त के गुण हैं, निराम पित्त के कार्य हैं। तो ये निराम शब्द क्या है ना। तो जब वैकृत दोष हमने पढ़े तो वैकृत दोषों में हमने कहा कि ये वे दोष हैं जो जन्म के बाद फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से हमारे शरीर में ही बनते हैं। ठीक है, पित्त, तो पित्त क्या है? ये उस पित्त की है। साम और निराम किस पित्त के बारे में बोलेंगे? केवल वैकृत पित्त के बारे में बोलेंगे। तो प्रॉपरली प्रोड्यूस्ड पित्त कौन है? निराम पित्त है।
और इम्प्रॉपरली फॉर्म्ड या इम्प्रॉपरली फॉर्म्ड जो पित्त है, जिसको सही तरीके से, जिसका पाचन नहीं हुआ है, कन्वर्जन नहीं हुआ है, दूषित पित्त, उसको साम बोलेंगे। ठीक है, अब पित्त को कौन दूषित कर रहा है? सबको दूषित करने वाले को कौन दूषित कर रहा है? तो बात ये है कि पित्त जो बनेगा बॉडी में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनेगा। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो भी बनना है उसका एक ओरिजिन है, क्या? फूड। दोष बनने हो, धातु बनने हो, मल बनने हो, सबका एक ओरिजिन क्या? फूड। जब फूड आएगा, फूड का डाइजेशन होगा। ठीक है, फूड के डाइजेशन से अन्न रस बनेगा। ये अन्न रस फिर जो है आगे दोषों को भी बनाएगा या उनको भी पोषण प्रदान करेगा, धातुओं को भी पोषण प्रदान करेगा, और मल तो फॉर्म हो ही रहा है किट्ट भाग से। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि जठराग्नि में कुछ प्रॉब्लम है या किसी भी कारण से, ठीक है, XYZ कोई भी कारण हुआ, कहीं पे भी फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम आई और किसी कारण से ये जो अन्न रस है ये अपक्व रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपक्व अथवा अनुचित रूप से पक्व, ठीक है, सड़ा हुआ भी कह सकते हैं, जो अन्न रस बनता है प्रॉपरली, जब फूड का डाइजेशन नहीं हुआ तो प्रॉपरली फूड का डाइजेशन होने पे जो रस बनता है अन्न रस, हेल्दी अन्न रस। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो दूषित अन्न रस बनता है, जो खराब अन्न रस बनता है, उसे क्या कहा जाता है? साम कहा जाता है। ठीक है, साम मतलब कि अपक्व अन्न रस, या उचित रूप से नहीं पका हो, जो अनुचित रूप से पका हो, जो प्रॉपरली नहीं फॉर्म हुआ हो, है ना, वैसे अन्न रस को साम बोलते हैं। अब इस अन्न रस से जो भी धातु बनते हैं वो दूषित बनते हैं, जो भी दोष बनते हैं वो दूषित बनते हैं, है ना। सॉरी, आम बोलते हैं अपक्व रस को, आई एम वेरी वेरी सॉरी, अपक्व रस जो होता है उसको आम बोलते हैं। ठीक है, आम रस बोलते हैं। सामान्य तरीके से पका हुआ जो रस है उसको क्या बोलते हैं? अन्न रस। ठीक है, और जो प्रॉपरली नहीं फॉर्म हो पाया है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाया है, उसको क्या बोलते हैं? आम रस बोलते हैं। आम, इस आम रस से बनने वाले दोष धातु जो होते हैं वो दूषित होते हैं और इन दूषित दोष धातुओं को साम कहा जाता है। ठीक है, तो ये साम पित्त बनेगा। अगर अनडाइजेस्टेड इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड अन्न रस से पित्त का फॉर्मेशन होता है तो जो पित्त बनेगा वो भी प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं होगा, उसके नॉर्मल गुण कर्म जो हैं उसमें नहीं आएंगे, और ऐसे पित्त को क्या कहते हैं? साम पित्त कहते हैं। वहीं यदि सामान्य अन्न रस से पित्त का फॉर्मेशन होता है तो हेल्दी पित्त का फॉर्मेशन होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और उसको निराम पित्त कहते हैं। ठीक है, तो साम और निराम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी सॉरी, वो हमने शुरू में उसे साम बोल दिया था, वो आम होता है। ठीक है, तो अपक्व अन्न रस या इम्प्रॉपरली फॉर्म्ड अन्न रस इज कॉल्ड आम रस। आम रस से उत्पन्न होने वाले जो दोष तथा धातुएं होती हैं वो भी उचित प्रकार से उनका पाचन नहीं हो पाता है, या वो भी पूर्ण रूप से पक्व नहीं, क्या बोलते हैं, पक्व नहीं होती हैं, या इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड होती हैं, प्रॉपरली फॉर्म्ड होती हैं, और इस प्रकार के इम्प्रॉपरली फॉर्म्ड दोषों को क्या कहते हैं? साम दोष कहते हैं। आम रस से बनते हैं साम दोष। साम दोष क्या है? इम्प्रॉपरली फॉर्म्ड दोष जिनकी क्वालिटी जो है मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उनके लक्षण, उनके जो गुण होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे नॉर्मल गुणों से, सामान्य स्वाभाविक सी बात है ना। तो वही बात है कि ये सारी चीज़ें पहले जो हम बात कर रहे हैं ना वो निराम पित्त के बारे में कर रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल अन्न रस से हेल्दी पित्त बना है, गुड क्वालिटी का जो पित्त बना है वो निराम पित्त है, और उसी के सामान्य लक्षण, सामान्य गुण, सामान्य स्थान देखेंगे। और ये पहले स्ट्रक्चर में भी हम दोनों के अलग अलग साम और निराम की बात करेंगे। पित्त अग्नि तत्व की प्रधानता से आग्नेय होता है, यह आग्नेय द्रव्य होता है। पित्तम आग्नेयम, पित्त के स्ट्रक्चर की यदि कोई बात पूछता है तो आपको पित्तम आग्नेयम इतना ही बताना है। यदि इसके स्वरूप की बात पर जाएं या इसकी स्वरूप की बात की जाए तो जैसे कि वात के लिए कहा गया कि वह अव्यक्त है, वैसा पित्त के साथ नहीं है, ये अव्यक्त नहीं है, इसे देखा गया है, इसका स्ट्रक्चर का भान है। शरीर में द्रव्य रूप में उपस्थित पित्त अपने कार्यों का संपादन करता है, उसका प्रत्यक्ष संभव है, जिससे इसके वर्ण नील और पीत दो लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके वर्ण कैसे? दो लिखे हुए हैं, नील और पीत।
जब निराम पित्त होता है, नॉर्मल पित्त होता है, हेल्दी पित्त होता है, तो उसका जो कलर होता है वो पीला होता है, येलो होता है। लेकिन जब ये साम पित्त बनता है, साम पित्त मतलब कि दूषित पित्त बनता है, किसके द्वारा दूषित किया हुआ, आम रस के द्वारा दूषित किया हुआ जो पित्त बनता है, दूषित पित्त, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, नील वर्ण का होता है वो, ठीक है। दूसरी चीज़ उसके बाद इसकी स्मेल की भी बात करें तो जो दूषित पित्त है, जो साम पित्त है, उसमें से स्मेल आती है, ठीक है, सड़ी पस वगैरह की जैसे स्मेल होती है ना, वैसी इसमें से स्मेल आती है, ठीक है, बैड स्मेल होती है उसकी, और गंध आदि का ज्ञान हो पाता है। उसके बाद गंध आदि क्या आ रहा है इसमें, टेस्ट है ना, टेस्ट की बात करेंगे तो यस, तो पूती, पूती जो है स्मेल की ही बात है ना। पूती का अर्थ होता है डेड बॉडी जैसी स्मेल या सड़ने की स्मेल बेसिकली, है ना, तो सड़ने की स्मेल आती है। फिर थर्ड जो पॉइंट है इसका स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो कि साम और निराम में डिफरेंट है, वो है टेस्ट। वो मोर ऑफ रासायनिक गुण हो गया, है ना, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन साम निराम में अलग अलग है, तो देख लेते हैं यहीं पर। तो जो सामान्य जो निराम पित्त है उसका जो टेस्ट होता है वो कटु होता है। कटु का मतलब तीखा, जैसे मिर्च होती है। लेकिन जब साम पित्त बन जाता है यानी कि दूषित पित्त बनता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है, अम्ल हो जाता है, ठीक है। तो ये साम और निराम पित्त क्या होते हैं समझ में आ गया, और साम और निराम के तीन डिफरेंस हमने देख लिए। क्या क्या डिफरेंस देखे एक बार फिर से देखते हैं। वर्ण, साम पित्त नील वर्ण का होता है, निराम पित्त पीत वर्ण का होता है। फिर गंध, जो निराम पित्त होता है उसकी गंध कैसी होती है, पूती, है ना, इसकी विस्त्र और इसकी पूती। उसके बाद रासायनिक गुण की बात करें या टेस्ट की बात करें तो कटु, जो साम पित्त होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, और निराम पित्त क्या होता है, कटु होता है, कटु रस का होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के बाद बात करेंगे पित्त के सामान्य गुणों की। अगेन पित्त के सामान्य गुण की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कौन से पित्त की बात कर रहे हैं, हम निराम पित्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, निराम पित्त के गुणों की बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो यहाँ पर हमने नोट्स लिए हैं उसमें हमने साम पित्त के गुणों को भी मेंशन कर दिया है, लेकिन इन जनरल जब सामान्य गुणों की, या इवन आचार्यों ने भी उसमें कुछ आचार्यों ने मेंशन कर दिया है, लेकिन जब अपन सामान्य गुणों की बात कर रहे होते हैं तो अपन जनरली हेल्दी स्टेट की ही बात करते हैं, है ना। तो ये भौतिक गुण, वही बात है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और मानसिक गुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं। भौतिक गुण बात करें, ईषद स्निग्ध, कंप्लीटली स्निग्ध नहीं होता है, लाइटली अनेक्टस होता है। स्निग्ध मतलब चिकनाहट होती है इसमें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चिकनाहट नहीं होती है, थोड़ी सी चिकनाहट होती है। इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पर ईषद स्निग्ध लिखा और फिर यहाँ पर रूक्ष लिख दिया है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब अपन अष्टांग हृदय से जनरल प्रॉपर्टी देखते हैं तो अष्टांग हृदय की जनरल प्रॉपर्टी में इसको ईषद स्निग्ध कहा है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इसको रूक्षता इसका गुण बताया है, तो ये मतभेद है ना। तो लेकिन अगर आपसे जनरली पूछा जाए तो आपको ईषद स्निग्ध ही बोलना है, ओके। फिर उसके बाद ईषद स्निग्ध उष्ण होता है, तीक्ष्ण, उष्ण मतलब कि वार्म होता है, हीट होती है इसमें, तीक्ष्ण होता है यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर प्रेजेंट होती है, लघु होता है, लाइट होता है, विस्त्र स्मेल, सर बहने वाला होता है, द्रव यानी लिक्विड होता है, पूती यानी कि, अच्छा पूती अब साम पित्त की बात हो गई, ठीक है, साम पित्त की स्मेल, पूती का अर्थ होता है सड़ने जैसी स्मेल आना, डेड बॉडी जैसी स्मेल आना या सड़ने जैसी स्मेल आना। नील ये भी साम का वो है। विशद, विशद मतलब क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर। जब हमने बात की थी तब भी हमने बात ये उठाई थी कि विशद क्या होता है, तो विशद का मतलब होता है क्लियर, और उसका ऑपोजिट होता है पिच्छल। पिच्छल मतलब कि थोड़ा सा क्लियर लिक्विड, जैसे उसका वर्ड हमें एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, सॉल्ट जब, हाँ, नींबू पानी बनाओ है ना, तो वो क्लियर लिक्विड नहीं रहता है, लेकिन नॉर्मल पानी क्लियर लिक्विड रहता है। सो यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, है ना, पिच्छल का अर्थ क्या होता है, क्लियर नहीं होना लिक्विड का, ठीक है।
वो पिच्छल होता है। और फिर रूक्ष, रूक्ष जो है स्पेशल फीचर है, किसने बताया है? आचार्य सुश्रुत ने बताया है। फिर रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो रासायनिक गुण कटु, पीत और अम्ल। पीत ऊपर होना चाहिए था फिजिकल गुणों में, है ना, और पूती नीचे होना चाहिए था, सॉरी पीत ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पर कटु और अम्ल इज फाइन। तो कटु होता है इसका रस, तो साम पित्त जो होता है उसका अम्ल रस होता है, और निराम पित्त जो होता है उसका कटु रस होता है। मानसिक गुण की बात करें तो सत्व गुण बाहुल होता है। क्यों? क्योंकि पित्त में तेज गुण की प्रधानता होती है, और तेज जो होता है वो सत्व गुण बाहुल्य इसमें होता है। तो पित्त भी जो है उसमें सत्व गुण का बाहुल होता है, ठीक है, सत्व गुण प्रधान होता है। सत्व और रज, वैसे सत्व गुण प्रधान होता है, एक ही बोलेगा तो सत्व गुण प्रधान है, बाकी सत्व और रज दोनों गुण होते हैं। क्यों होते हैं ये भी अपने को पता है, आई डोंट थिंक इसको रिवाइज या रिपीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अलग अलग आचार्यों के मत देख लें तो अष्टांग हृदय में सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे वात की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का था, वैसे ही पित्त के साथ भी है कि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोक्षणम लघु विस्त्रम सरम द्रवम, अर्थात पित्त के गुण क्या हैं? ईषत, स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, विस्त्र, सर और द्रव, ठीक है। फिर आचार्य चरकमतेन सस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्यम लम सरम कटु विपरीत गुणे है पित्तम द्रव्यराशु प्रशाम्यति। फिर वही बात है कि हमें एक आचार्य का श्लोक याद रखना है, बाकी सभी के मतों को याद रखना है, और उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स को तो एकदम स्पेशली याद रखना है। तो इन्होंने जैसे वात के लिए बताया था, वैसे ही पित्त के लिए भी इन्होंने स्पेशल पॉइंट बताया है। क्या? कि पित्त ईषत, स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर तथा कटु गुण वाला होता है। पहली लाइन में इन्होंने गुण बता दिया, और दूसरी लाइन में फिर उन्होंने क्या बोला है कि इसके विपरीत गुण वाले। किसके विपरीत गुण वाले? ये जो गुण बताए हैं, है ना, पित्त के जो गुण बताए हैं, इनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से वृद्ध पित्त शांत होता है, ठीक है। जो पित्त वृद्धि को प्राप्त है उसकी शांति या उसका शमन होता है, ठीक है। ये आचार्य चरक का स्पेशल पॉइंट। तो इसीलिए जब हमने बोला ना कि ईषत, स्निग्ध और रूक्ष जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से अगर हमें एक बोलनी है तो हम ईषत स्निग्ध ही बोलेंगे, क्योंकि वो कॉमन है, दो आचार्यों ने वो बात बोली है। लेकिन रूक्षता का जो और फंक्शंस में भी हमको उसके प्रूफ ज़्यादा मिलते हैं, है ना। आचार्य सुश्रुत ने लेकिन इसको रूक्ष बोला है। पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूति नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटुरसम चैव विदग्धम च अम्लमेव च, ठीक है। जो रूक्ष गुण वाला दोष है वो डिफरेंट दोष है, उसको यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, ठीक है। रॉक्ष समथिंग करके वो एक श्लोक है, लंबा सा श्लोक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। पित्त तीक्ष्ण, द्रव, पूति, दुर्गंध युक्त, नील वर्ण का जब साम हो अथवा पीत वर्ण का जब निराम हो वाला होता है। यह उष्ण कटुरस युक्त विदग्धावस्था में अम्ल रस वाला, विदग्धावस्था जो साम अवस्था होती है उसको विदग्ध अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो अपक्व अवस्था है ना, प्रॉपरली जो डाइजेस्टेड नहीं है, तो विदग्ध अवस्था में अम्ल रस वाला होता है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है, निराम पित्त पीत वर्ण का होता है, कटु रस वाला होता है, और साम पित्त नील वर्ण का होता है, अम्ल रस वाला होता है, ठीक है। और इसमें विदग्ध में दुर्गंध, है ना, पूति यानी कि दुर्गंध युक्त ये होता है। उसके बाद है पित्त के सामान्य स्थान, ठीक है। ये बात हो गई अपनी किसकी? पित्त के सामान्य गुणों की, जिसमें हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ देखी और उसके मानसिक गुण देखे। एक स्पेशल मत हमने आचार्य चरक का देखा कि उसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों का जब सेवन करेंगे तो उसकी वृद्ध पित्त जो है वो शांत हो जाएगा। और दूसरा हमने आचार्य सुश्रुत का मत देखा। सुश्रुत आचार्य ही हैं जिन्होंने एक ही श्लोक में निराम और साम दोनों प्रकार की या विदग्ध और अविदग्ध पित्त दोनों की बात कर ली है, ठीक है। उसके बाद है पित्त के सामान्य स्थान। अन्य शारीरिक दोषों की भांति पित्त भी शरीर के सभी अवयवों में सूक्ष्म रूप से व्याप्त होता है। सेल में जो भी डाइजेशन हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सेल की वॉल्स या सेल के स्ट्रक्चर्स में जो भी
ऐसा कहते हैं ना कि भाई सेल लाइसिस हो गया, या कोई ऑर्गन था वो डिफेक्टेड था तो उस ऑर्गन का लाइसिस हो गया, ये सारे कार्य किसके हैं? पित्त के ही हैं, है ना। तो पित्त प्रेजेंट तो सेलुलर लेवल पर है। देखिए ये मॉडर्न वाले जो पॉइंट्स हैं ना, इनको इग्नोर नहीं किया करिए, क्योंकि ये आप मेंशन कर सकते हैं और इससे वेटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी चीज़ इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अब चीज़ें, साइंस जो है वो थोड़ा डेवलप हो चुका है, तो हमें मॉडर्न और आयुर्वेद को साथ में थोड़ा सा समझते हुए चलना है। और ऐसा नहीं है, सिमिलैरिटीज़ हैं, जो हमारे आचार्यों की बातें हैं वो कम्प्लीटली साइंटिफिक हैं। जब हम रिलेट करेंगे तो हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना। तो मॉडर्न वाले पॉइंट्स को भी ध्यान रखा करिए। तो ये सभी अवयवों में तथा सभी स्थानों में सूक्ष्म स्तर तक प्रेजेंट होता है, परंतु इसके विशेष प्रभाव अनुसार कुछ मुख्य सामान्य स्थान अनेक आचार्यों ने निम्न प्रकार से कहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्या है कि इसके संपूर्ण शरीर में है। अगर लिखने को आता है तो हमें वहीं से शुरू करना है, ते व्यापी नो अपी से, है ना। दूसरी चीज़ क्या है इसका, अगर हम लोग जनरल रीजन देखें तो नाभि से लेकर के हृदय के मध्य जो स्थान है वो किसका स्थान है? पित्त का स्थान कहा जाता है। अब डिफरेंट आचार्यों के जो मत हैं इसके सामान्य स्थान के विषय में, उनकी बात करते हैं। सामान्य स्थान क्या होते हैं ये हम बात पढ़ते समय पढ़ चुके हैं, उसे हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर है पहले अगेन अष्टांग हृदय के अनुसार, नाभिरामाशयः स्वेदो लसिका रुधिरम रसः दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। ठीक है, ये श्लोक याद करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रक्त तथा रस, चक्षु एवं त्वचा, ये पित्त के स्थान हैं। कितने स्थान हैं? नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रक्त, रस, चक्षु, त्वचा। कितने हो गए? ये 8 प्लेसेस हो गए। ये 8 प्लेसेस क्या है? पित्त के सामान्य स्थान हैं। इनमें भी नाभि क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से पित्त का स्थान है। आमाशय नाभि के ऊपर होता है, स्टमक नाभि के ऊपर होता है ना, आमाशय इज स्टमक, है ना। तो आमाशय वाला जो रीजन है, नाभि वाला जो रीजन है वो पित्त का मुख्य स्थान कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आचार्य चरक की मत की। अच्छा, एक चीज़ है, आचार्य चरक ने पित्त के भेदों के विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं किया है ना। तो इसलिए बाकी जो फंक्शंस भी हैं ना, इन्होंने अग्नि से काफ़ी रिलेट करके पित्त को बताया है ना। बाकी सामान्य फंक्शन, सामान्य चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जब हम ये स्टार्ट करेंगे, पित्त के सब टाइप स्टार्ट करेंगे, तो चरक के मत को हमको थोड़ा अलग तरीके से देखना होगा। इसीलिए अभी से चरक के मत को आप थोड़ा सा याद करते हुए चलें स्पेशली, जिससे वहाँ पर आपको हेल्प मिले। ओके, स्वेद, रस, लसिका, रक्त तथा आमाशय पित्त के स्थान है। इनमें भी आमाशय विशेष रूप से पित्त का स्थान कहा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए मतभेद आ गया। इन्होंने स्थान कितने बताए? स्वेद, रस, लसिका, रक्त, आमाशय। ठीक है, 5 स्थान ही बताए इन्होंने, और ये 5 में से आमाशय को इन्होंने पित्त का मुख्य स्थान बताया है। उसके बाद बात आती है आचार्य सुश्रुत की। तत् श्रोणीगुदा उपर्धयो नाभे पक्वाशयाः पक्वामाशय मध्य पित्तस्य। अर्थात तत् कौन? श्रोणीगुदा, है ना। श्रोणीगुदा के ऊपर तथा नाभि के श्रोणीगुदा के नीचे तथा नाभि के ऊपर, उपर्धयो नाभे, है ना। तो श्रोणीगुदा के नीचे और नाभि के ऊपर पक्वाशय है। पक्वाशय कौन सा पार्ट होता है? देखिए 3 पार्ट हैं, आमाशय, पश्चिमानाशय और पक्वाशय। पक्वाशय इज, आप उसको लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेट करिए, आमाशय को आप स्टमक से रिलेट करिए, और पश्चिमानाशय को आप स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेट करिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्पेसिफिकली कौन से पार्ट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं? जो डिओडिनम वाला पार्ट होता है, जहाँ सा, है ना, उससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, या लेट्स कीप इट टू अपना स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, पश्चिमानाशय। तो श्रोणी तथा गुदा के नीचे और नाभि के ऊपर पक्वाशय है, और आमाशय तथा पक्वाशय के मध्य जो पश्चिमानाशय है वो पित्त का स्थान है। ठीक है, पश्चिमानाशय जो पित्त का स्थान है, यही वो जगह है जहाँ पर हम पित्त धरा कला की भी बात करते हैं, है ना। पित्त धरा कला क्या होती है? जब हम कला पढ़ेंगे देखेंगे, जो पित्त की दोषों की जो फिजियोलॉजी होती है ना, उसको करने के लिए कला यानी कि मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पित्त का सिक्रीशन करने वाली होती है पित्त धरा कला, है ना। एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होती है जो
सिक्रीशंस करती है। तो पित्त धरा कला क्या करती है, पित्त का सिक्रीशन करती है, और ये वही रीजन है जहाँ पर ये पित्त धरा कला का भी स्थान कहा जाता है। कौन सा, आमाशय और पक्वाशय के मध्य वाला पार्ट। और आमाशय और पक्वाशय के मध्य वाला पार्ट क्या होता है, पश्चिमानाशय होता है, जिसे मॉडर्न में हम स्मॉल इंटेस्टाइन से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आचार्यों ने क्या क्या स्थान बताए हैं, 8 स्थान किन्होंने बताए हैं, आचार्य वाघभट्ट ने बताए हैं। उसके अलावा इन्होंने इसके जो कुछ कार्य बताए हैं कि ये इसके सामान्य स्थान बताएं। ठीक है, उसके बाद जब आचार्य चरक की बात करेंगे तो इन्होंने 5 स्थान बताए हैं और उसमें से आमाशय को मुख्य स्थान बताया है। आचार्य वाघभट्ट ने नाभि का जो क्षेत्र है, नाभि क्षेत्र, उसको मुख्य स्थान बताया है, और आचार्य चरक ने आमाशय को मुख्य स्थान बताया है। उसके बाद सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने सीधे बोला है कि भाई आमाशय और पक्वाशय के बीच में पश्चिमानाशय है, वहीं पे पित्त रहता है। जैसे इन्होंने बात के साथ किया था कि भाई पूरे शरीर में रहता है लेकिन मुख्यतः श्रोणि और गुदा वाले रीजन में रहता है। यहाँ पर भी इन्होंने यही बोला कि बाकी हमें विशेष और सामान्य स्थान से मतलब नहीं है, ये पश्चिमानाशय में जो रहता है उसको पित्त कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर विशेष और सामान्य स्थान का कंपैरेटिव चार्ट है। कंपैरेटिव चार्ट हमने आपको एग्जाम्पल के लिए दिया है एक पार्ट में, आपको ये कंपैरेटिव चार्ट हर टॉपिक पे हर सब हेडिंग पे बनाना है। ठीक है, तो जो हमारे ऊपर वाला पार्ट था, लोकेशन वाला पार्ट था, सामान्य स्थान वाला जो पार्ट था, और ये सामान्य स्थान के लिए तो प्रेजेंट है, सामान्य गुण वाला जो पार्ट है ना, उसके लिए भी आपको बनाना है कि अलग अलग आचार्यों ने जो भी डिफरेंट मत उसमें दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर मतभेद है ना। रूक्षता आचार्य सुश्रुत ने उसका गुण बताया है पित्त का, उस चीज़ को हमने मेंशन वहाँ पर नहीं किया है, श्लोक उसका मेंशन नहीं किया, लेकिन जब आप कंपेरेटिव चार्ट बनाएं तो आप उसमें उसको मेंशन करें जिससे आपको याद रहे। आगे बात करेंगे संक्षेप में पित्त के कार्य। ठीक है, पित्त के सामान्य कार्य पर आते हैं अब, तो अब संक्षेप में हम पित्त के कार्य देखेंगे। सबसे पहले है पाचन, ये तो पित्त का मुख्य कार्य है। पित्त माने पाचन, पित्त जब आप शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही आता है, डाइजेशन। ठीक है, तो पाचन, पित्त का मुख्य कार्य ही पाचन अथवा परिवर्तन है। पाचन अथवा परिवर्तन, एक और चीज़ उसमें ऐड कर लीजिए, पाचन अथवा परिवर्तन। इसीलिए हमने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही बोला था, एनी रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन मीन्स पित्त इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, या पित्त इज टेकिंग पार्ट इन इट। तो पहला कार्य हो गया क्या, पाचन। दूसरा कार्य है दर्शन। पित्त तेजोमय है। ठीक है, पित्त में तेज उपस्थित है, पित्त तेज का प्रतिनिधित्व करता है शरीर में। तेज जो है वो अग्नि महाभूत से उत्पन्न होता है, या अग्नि महाभूत की प्रधानता है बेसिकली तेज, इसीलिए कहा गया है। और अग्नि महाभूत का एक गुण होता है रूप। ठीक है, एक प्राकृतिक गुण होता है उसका रूप, यानी कि विजन, या जो एक फिजिकल विजिबिलिटी है चीज़ों की, है ना, रूप, वो क्या होता है, किसका गुण है, अग्नि का गुण है। तो इसीलिए पित्त जो है वो दर्शन या चीज़ों को देख पाने का जो कार्य है वो किसका है, पित्त का है। किसके कारण होता है, हमारी बॉडी में हम चीज़ें देख पा रहे हैं, किसके कारण, पित्त के कारण। पित्त तेजोमय है, तेज अथवा अग्नि महाभूत का प्राकृतिक गुण है रूप, अर्थात शरीर में रूप को प्रकाशित करने का कार्य। रूप को प्रकाशित करने का कार्य मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक बोर्ड है, वो ब्लैक बोर्ड हमें दिख रहा है, वो प्रकाशित हो रहा है, उसका कार्य कौन करता है, पित्त का है। या दर्शन का कार्य किसका है, पित्त। तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है ऊष्मा। पित्त में उष्ण गुण प्रेजेंट होता है ना, इसमें ऊष्मा है तथा ये शरीर में ऊष्मा को उत्पन्न करता है। ठीक है, बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो आयुर्वेद के अनुसार उसमें टेक पार्ट कौन लेता है, पित्त लेता है। सिर्फ पित्त का कार्य नहीं है ना, लेकिन पित्त भी उसमें पार्टिसिपेशन रहता है, पित्त का भी। उसके बाद है भूख तथा प्यास। अब पाचन कौन कर रहा है, पित्त कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पाचन होगा तो भूख लगेगी। तो जो हंगर और थर्स्ट रिफ्लेक्सेस, और पित्त क्या है, उष्ण भी होता है, तो बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन भी कॉज करेगा। ऐसा नेचुरल डिहाइड्रेशन कि भाई पानी यूज़ होता जाएगा, रिएक्शंस होते जा रहे हैं, रिएक्शंस में वाटर यूज़ होता जा रहा है ना, या हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट के कारण जो है वाटर यूज़ होता जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो क्या होगा, ऊष्मा के कारण शरीर में पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो प्यास लगेगी। इसीलिए हंगर और थर्स्ट रिफ्लेक्सेस का कंट्रोल किसके पास होता है, पित्त के पास होता है। उसके बाद है देह की मृदुता। देह की मृदुता पित्त द्रव्य है, ठीक है, और पाचन का कार्य कर रहा है। और दूसरी चीज़ हमने बोला ईषद स्निग्ध है ना, और सर है
द्रव है और ईषद स्निग्ध है, ठीक है। तो ये, और उससे भी बड़ी बात क्या, पाचन का कार्य कर रहा है। जब कोई चीज़ मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट हो जाना, ठीक है। तो इस द्रवत्व के कारण, इस ईषद स्निग्धता के कारण, इस पाचन कर्म के कारण, पित्त के कारण जो त्वचा होती है वो मृदु हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। अब ठीक है, पित्त के कारण त्वचा सॉफ्ट होती है, अच्छी बात है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं या जिनमें पित्त, यदि पित्त की वृद्धि होती है तो स्किन पे रिंकल्स जो होते हैं, झुर्रियाँ जो होती है वो जल्दी पड़ने लगती हैं। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं या पित्त के कारण स्किन लूज हो जाती है ना, ढीली पड़ जाती है, ठीक है। तो ये देह की मृदुता से ये अर्थ निकालना है। उसके बाद है प्रभा। तेजोमय होने से यह त्वचा की कांति भी प्रदान करता है, ठीक है। वही जो हम बात कर रहे थे कि पित्त जो है वो प्रभा को देने वाला होता है, एक ऑरा होता है लोगों का। जो पित्त वाले लोग होते हैं ना, उनका एक ऑरा होता है, जैसे अग्नि है, अग्नि का एक ऑरा होता है ना, जो दूर दूर तक प्रकाशमान रहता है, दिखता है, एकदम अलग से कुछ समझ में आ जाता है। वही चीज़ पर्सनैलिटी में को भी देता है, ठीक है। अगर पित्त प्रेजेंट है बॉडी में तो वो पर्सनैलिटी को भी वो गुण देगा, ऑरा वाला, एक आकर्षण वाला, है ना, कांति वाला। तो उसके कारण जो बातचीत करने का तरीका है, उनकी मेंटालिटी है, या उनसे आप बात करेंगे तो एक अलग सा उनका प्रभाव पड़ता है ना लोगों पर। देखने में भी बात करेंगे तो उनकी कांति अलग ही होती है, उनकी प्रभा अलग से ही समझ में आती है, ठीक है। बहुत शाइनिंग लोग होते हैं, है ना। तो वो प्रभा की बात हो गई। उसके बाद मेधा। मेधा यानी कि इंटेलिजेंस, शार्प माइंड होना, है ना। प्रसाद यानी कि हैप्पीनेस, मन की प्रसन्नता, वो और मानसिक लक्षण भी इसके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अब पित्त के सामान्य कर्म डिफरेंट, ये तो अपन ने संक्षेप में देख लिए, है ना। अब पित्त के सामान्य कर्म अपन डिफरेंट आचार्यों के अनुसार देखते हैं। यही सारे कर्म आएंगे, लेकिन किसने कौन से कर्म बोले हैं वो बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली पित्तम पत्तन्यूष्म दर्शनय है, शुत्रंग रुचि प्रभा मेधाधि शौर्य तनुमार्दवय, ठीक है। ये किसका श्लोक है, ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। क्या मतलब है इसका, कि पित्त शरीर में पाचन, ऊष्मा की उत्पत्ति, दर्शन यानी कि देखना, प्यास, भूख को उत्पन्न करना, रुचि, प्रीति, ये आप उस पर्सन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं कि उसके प्रति लोगों का आकर्षण रहता है। दूसरा, जो भी चॉइस होती हैं, भाई हमें ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, और ये वाली जो बुद्धि होती है ना, वो भी इसी से बनती है। रुचि, प्रभा, मेधा, बुद्धि, है ना, बुद्धि, शौर्य, वीरता, तथा शरीर में मृदुता को बनाए रखकर शरीर का उपकार करता है, यानी कि शरीर को धारण करता है। कैसे, पित्त शरीर में पाचन, ऊष्मा की उत्पत्ति, दर्शन यानी कि देखना, प्यास, भूख यानी कि हंगर और थर्स्ट रिफ्लेक्सेस, और रुचि यानी कि प्रीति, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एक ये सेंस भी ले सकते हैं इसका, और दूसरा ये भी ले सकते हैं कि भाई लोगों का हमारे विषय में या पर्टिकुलर व्यक्ति के विषय में क्या पर्सपेक्टिव है ना, वो अर्थ भी से ग्रहण होता है ना। प्रभा, मेधा, बुद्धि, शौर्य तथा शरीर में मृदुता को बनाए रखकर शरीर का उपकार करता है, ठीक है। ये हो गए सामान्य लक्षण किसके अनुसार, सामान्य कर्म अष्टांग हृदय के अनुसार। उसके बाद अपन आचार्य चरक की बात करते हैं। आचार्य चरक की बात करें तो दर्शनम पक्तिरूष्मा च शुतृष्णा देहमार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम, ठीक है। पित्त कर्म अविकारजम, ये यहाँ पर ऐसा ब्रेक करके लिखा हुआ है, पित्त कर्म अविकारजम, है ना। देखना, पाचन, शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा को बनाए रखना, भूख प्यास उत्पन्न करना तथा देह की मृदुता को बनाए रखना, ठीक है। ये किसका कार्य है, देह की मृदुता को बनाए रखना, प्रभा, कांति, प्रसाद, प्रसन्नता, मेधा को उत्तम बनाए रखना, सभी अविकृत पित्त के कर्म है। अविकृत पित्त कौन, पहली चीज़ तो निराम पित्त, दूसरी चीज़ कि अपने फिजियोलॉजिकल लेवल्स में हो साम पित्त, ठीक है, साम्य पित्त, है ना, साम्य पित्त। तो ये अविकृत पित्त के लक्षण हैं। अग्नि रूप पित्त ही मनुष्यों में धातुपाक करता है तथा इसके कुपित होने पर उनके अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। अग्नि रूप पित्त ही मनुष्यों में धातुपाक करता है तथा इसके कुपित होने पर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। ये भी किसकी बात है, ये भी आचार्य चरक ने ही कहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आचार्यों के अनुसार हमने पित्त के सामान्य कर्म का जो है डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब पहला काम तो आपके पास ये है कि आपको
इनके कंपैरेटिव चार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्या है ये लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें याद करने को हैं और इसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। इसके अलावा अब है, अच्छा, जो टॉपिक हम जिस दिन कवर करते हैं उसको कोशिश करें कि उसी दिन याद कर लें, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। और अगेन हम आपको हर पार्ट में एक ऐसा श्लोक बता रहे हैं कि ये याद करना ही करना है। एटलीस्ट अष्टांग हृदय के श्लोक तो आपको याद करने ही करने हैं ना, और ये सब करने में टाइम लगेगा, और फिर सभी आचार्यों के मत याद करने हैं, तो प्लीज़ उसको याद भी करते रहें साथ में। ठीक है, उसके बाद ये है हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, जो हम अब देखते हैं कि आज की क्लास के बाद इसमें से कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। पित्त के भेद हमें पता है पहले की क्लासेस से, है ना, कि 5 भेद होते हैं, वो हम लिख सकते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन 2019 MPMSU। अंजलि प्रमाण, अंजलि प्रमाण जब हम पढ़ेंगे आगे तो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद पित्त के गुण एवं सामान्य कर्म पर बता सकते हैं। उसके बाद आलोचक पित्त के भेद एवं आचार्य का नाम, ये बाद में पता चलेगा। पित्त शामक रसों के नाम, ये बात हम अब कर सकते हैं। पित्त की निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म एवं भेदों का वर्णन करें। 10 मार्क का 2018। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे MPMSU के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के से हमने निकाले हैं। ठीक है, तो इसमें से 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन हम आज ही कर सकते हैं। ठीक है, अंजलि प्रमाण आगे आएगा तब हम बात करेंगे उसकी। ठीक है, अच्छा, ये एक क्वेश्चन है प्रीवियस टॉपिक से, जिससे आपका टच ना टूटे प्रीवियस टॉपिक से। तो ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप और प्रशम, ये 2017 में आया है 5 नंबर का क्वेश्चन, इसे भी आपको करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पित्त का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने पित्त की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उसका पंचभौतिक संगठन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि 2 तरीके के पित्त होते हैं, निराम पित्त और साम पित्त। उसके अतिरिक्त हमने निराम पित्त और साम पित्त बनते क्यों हैं, कैसे हैं, तो आम रस जो बनता है उसका भी कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा देख लिया, और ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने को पता है। उसके बाद हमने पित्त के सामान्य गुण देखे, पित्त के सामान्य कर्म देखे और पित्त के सामान्य स्थान देखे। सबसे पहला जो टास्क है आपके पास वो है इनके कंपैरेटिव चार्ट्स बनाना और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पित्त के सब टाइप्स को स्टार्ट